e की पावर माइनस m अपॉन 0 फैक्टोरियल m की पावर 1 e की पावर माइनस m अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो हम देख रहे हैं कि e की पावर माइनस m से e की पावर माइनस m कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया m, तो m का वैल्यू 1 हो गया। सो द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 1। हमें यहाँ पर m का वैल्यू 1 मिल गया, m इक्वल टू 1। अब m इक्वल टू 1 आ गया तो मुझे निकालना p एट x इक्वल टू 2। तो p एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू m की पावर 2 e की पावर माइनस m अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब m की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 2 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। तो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एट x इक्वल टू 2 1 अपॉन 2e। p एट x इक्वल टू 2 पर वैल्यू आ गई हमारी 1 अपॉन 2e। इस प्रॉब्लम में कोई डाउट है किसी को? ये क्लियर है? p एट x इक्वल टू 2 आ गया हमारा 1 अपॉन 2e। p एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2e, ये इसका वैल्यू आ गया। क्लियर? नेक्स्ट वापस से p x इक्वल टू x इज एक और प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हम बोल रहे हैं कि p एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू p एट x इक्वल टू 2, फाइंड ex। हमें ex निकालना, ex मतलब एक्सपेक्टेशन मतलब मीन। तो अब देखो p एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू p एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 हो गया, m की पावर 0 e की पावर माइनस m अपॉन 0 फैक्टोरियल, m की पावर 2 e की पावर माइनस m अपॉन 2 फैक्टोरियल। e की पावर माइनस m से e की पावर माइनस m कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, m स्क्वायर अपॉन 2, m स्क्वायर की वैल्यू 2 तो m का वैल्यू √2 आ गया, और m हमारा मीन होता है तो ex हो गया वही √2। सो द वैल्यू ऑफ ex इक्वल टू √2, ये हमारा ex का वैल्यू आ गया √2। इसमें कोई डाउट? ex का वैल्यू √2 आ गया भाई, तो ये हमारा ex आ गया। ठीक है, इस तरह से एक प्रॉब्लम जरूर पूछा जाएगा इस टाइप की, जब आपको ये गिवन है p एट x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 ये, और हमें निकालना है वैल्यू। अभी थ्योरेटिकल अभी बाद में करेंगे, पहले ये बात करवा रहा हूँ। एक और देखते हैं, इन पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वापस से इसी तरह की प्रॉब्लम, और मैं बोल रहा हूँ p एट x इक्वल टू 3 इक्वल टू 5, p एट x इक्वल टू 5, और हमें वैल्यू निकालनी है p एट x इक्वल टू 3 इक्वल टू 5, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो ये हो गया m क्यूब m की वैल्यू 2 आ गई। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा √2, तो इस केस में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन √2 आ गया। क्या ये भी क्लियर है? ये क्लियर है? चलिए और देखते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। देखो सभी प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम होता है इसी टाइप के आने की चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, इफ x is a Poisson variate, x is a Poisson variate
and Ex equal to 1, then Px is greater than equal to 1 is, हमें ये निकालना Ex का वैल्यू 1 के इक्वल है। अब बेटा Ex यदि 1 के इक्वल है, Ex मतलब मीन, तो m इक्वल टू 1 हो गया। नाउ Px इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा में कौन कौन बच गया भाई? 1 से ज्यादा मतलब 2, 3 एंड सो ऑन, तो कौन कौन बच गया? अरे 1 से ज्यादा में कौन कौन बच गया? एक तो 0 बच गया और एक 1 बच गया, बिल्कुल सही है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस तरह से P at x equal to 0 plus P at x equal to, ये लिख सकते हैं भाई 1 माइनस, नाउ x equal to 0, m क्या है 1, 1 की पावर 0 e की पावर माइनस m अपॉन 0 फैक्टोरियल, 1 की पावर 1 e की पावर माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये 1 है, ये भी 1 है, तो e की पावर माइनस 1, ये भी 1 है, 1 माइनस 2 e की पावर माइनस 1, दिस इज द सॉल्यूशन, ये इसका आंसर आ गया 1 माइनस 2 e की पावर माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 1। ex का मतलब क्या बताया आपने? मीन। ex तो मीन होता है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब मीन, और मीन क्या होता है ना पॉइसन वेरिएट का m होता है। तो ये इसका वैल्यू आ गया 1 माइनस 2 e की पावर माइनस 1। अगला देखो, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है जब x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 के इक्वल है, तो जितनी भी प्रॉब्लम वहां आपकी आ चुकी है वो सब बता चुकी। एक और देखो, अब देखो कितना इजी प्रॉब्लम दिया उसने, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। इफ अ रैंडम वेरिएबल, if a random variable x follows Poisson distribution, such that ex equal to 30, then variance of the distribution, तो इसका वेरिएंस क्या होगा? देखो कौन बताता है? Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का ex से 30, तो वेरिएंस कितना होगा? देखो किसको पता है? 30 होगा, बिल्कुल सही है। अरे आपका Poisson डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है। In Poisson distribution, mean equal to variance. In Poisson distribution, mean equal to variance. और मीन गिवन है आपको 30, तो वेरिएंस भी 30, तो हमारा वेरिएंस भी कितना हो गया? 30 हो गया। क्लियर? ये हो गया। चलिए, अब ये तो एक टाइप की प्रॉब्लम होगी, अब मैं सेकंड टाइप की प्रॉब्लम बताऊंगा। अब मैं थ्योरेटिकल प्रॉब्लम जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बताऊंगा, और फिर ये टॉपिक कंप्लीट, फिर हम रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। in a certain manufacturing process, in a certain manufacturing process, 5% of the tools produced turn out to be defective. Produced turn out to be defective. Find the probability that in a sample of 40 tools,
At most 2 will be defective. At most 2 will be defective. E की पावर -2 की वैल्यू गिवन है आपको 0.135. अब देखना भाई हमको गिवन है n इक्वल टू mp n गिवन है 40 और mp गिवन है आपको 5%. तो m निकालो. m होता है mp. तो m की वैल्यू हो गई 2. m इक्वल टू अब m की वैल्यू 2 आ गई. अभी बोल रहा है at most 2 will be defective. At most 2 will be defective. ज्यादा ज्यादा 2 डिफेक्टिव मतलब p x लेस देन इक्वल टू 2. अब ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है भाई. तो x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2. नाउ x इक्वल टू 0 का मतलब m की पावर 0 e की पावर -n. तो m कितना है 2 है. तो 2 की पावर 0 e की पावर -2 अपॉन 0 फैक्टोरियल. 2 की पावर 1 e की पावर -2 अपॉन 1 फैक्टोरियल. 2 की पावर 2 e की पावर -2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. ये तो 1 हो गया. e की पावर -2 तो सबसे कॉमन आ गया. ये तो 1 हो गया. ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया. 5 e की पावर -2 और e की पावर -2 की वैल्यू गिवन है. निकालना भाई. 5 into 0.135 कितना आ गया आंसर. 5 into 0.135 कितना आ गया. कितना आया भाई. 5 into 0.135 निकाल के बताओ ना. 0.675 बिल्कुल सही है. इसका आंसर आ गया 0.675. तो ये प्रॉब्लम समझ में आई क्या. ये प्रॉब्लम मैंने जो करवाई है समझ में आई कि आपको सबको. और ये क्लियर है. फिर सीधा सीधा देखो n आपके 40 सैंपल्स है तो n इक्वल टू 40. p आपका 5% है तो 5/100 तो m इक्वल टू np. n आपको 40 है p 5/100 है तो n2 आ गया. एट मोस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव मतलब 2 और 2 से कम. तो 2 और 2 से कम हमने निकाल दिया. 5 e की पावर -2 आ गई और e की पावर -2 की वैल्यू गिवन है. एक और करते हैं इसी टाइप का. The probability that a man aged 45 years will die within a year is 0.01. What is the probability that out of 10 men at least 9 will reach their 46th birthday. At least 9 will reach their 46th birthday. Probability given है e की पावर 0.12 minus 0.12 is equal to 0.88692. 0.88692 ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो बेटा देखो e की पावर गिवन में आने का मतलब पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना. p गिवन है आपको 0.1012 और m गिवन है 10, n गिवन है 10.
तो m इक्वल टू हो गया 0.12 आ गया, देखो आ गया m 0.12। अब मुझे निकालना है कि एटलीस्ट 9 विल रीच देयर 9 और 9 से ज्यादा, मतलब 9 और 10, ना 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 9 और 9 से ज्यादा। अरे वाह, प्रोबेबिलिटी गिवन है कि वो डेथ हो रही है, तो 9 और 9 से ज्यादा 46 बर्थडे मनाएगा। इसका मतलब पी क्या निकालना पड़ेगा आपको, समझाओ उसको। ये गलत लिख दिया मैंने। अरे 9 और 9 से ज्यादा, ध्यान से समझो भाई, हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है कि वो डेथ हो रही है उसकी, तो 9 या 9 से ज्यादा 46 बर्थडे मनाएगा। इसका मतलब ये समझ में आया क्या भाई? 9 बर्थडे बनाएंगे मतलब एक की डेथ हो गई, तो 10 बर्थडे बनाएंगे मतलब एक की भी डेथ नहीं। तो हमें तो डेथ की प्रोबेबिलिटी गिवन है बेटा, इसका मतलब हमें निकालना पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ये समझ में आया क्या बेटा? अपना माइक स्टार्ट करके पूछ सकते हो, ये समझ में आया क्या? रिपीट और बोलो। उसने क्या बोला है दोबारा बोलो। प्रोबेबिलिटी किसकी गिवन है? प्रोबेबिलिटी डेथ होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है बेटा। और जो ये मैंने एम निकाला है ये डेथ होने की मीन है। वो बोल रहा 9 या 9 से ज्यादा बर्थडे मनाएंगे, तो जब 9 बर्थडे मनाएंगे तो इसका मतलब एक की डेथ हुई है, और 10 बर्थडे मनाएंगे मतलब एक की भी डेथ नहीं। तो मैंने सही तो लिखा है एक्स लेस देन इक्वल टू 1। या तो एक की डेथ हुई है या एक की भी नहीं हुई है। अब आया क्या समझ में? ये समझ में आया क्या? किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू 1, तो x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब p at x इक्वल टू 0 प्लस p at x इक्वल टू 1। या तो एक की डेथ हुई है या एक की भी डेथ नहीं हुई, तो x इक्वल टू 0, एक की भी डेथ नहीं हुई, मतलब m क्या था हमारा 0.12। ये तो कॉमन ले लो, 0.88692 इंटू 2.12 करना भाई, कितना रहा 0.88692 इंटू 2.12 कितना रहा? नहीं यार ये कुछ गड़बड़ हो गया, एक बोलिए मैंने प्रोबेबिलिटी गलत दी है। ये कैसे हो सकता है यार? सॉरी 1.12 है, वही तो सोच। अब दोबारा निकालो 1.12 है, 1.12। हाँ हाँ मैंने देख लिया 1.12 है भाई, बताना कितना रहा? वही तो मैंने कि 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कैसे आ सकती है? 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो है नहीं सकती। तो 0.993 जो भी आ रहा है ये इसका 1 से ज्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती है। 0.9934, ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हमारा एक और कर लेते हैं सर, तो उसके बाद हमारा चालू करेंगे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया जरूर।
the probability that a random variable follows a Poisson distribution x following a Poisson distribution would assume a positive value -1 minus e की power -2.7. What is the mode of the distribution? Mode of the distribution. तो हमें इसका मोड निकालना है. What is the mode of the distribution? बेटा पॉजिटिव वैल्यू का मतलब, अरे x अज्यूम में पॉजिटिव वैल्यू का मतलब बताइए, बोलिए भाई, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है 1 2 3 एंड सो ऑन. अरे पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब x से ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 माइनस p एट x इक्वल टू 0. तो p एट x इक्वल टू 0 आ गया, e की पावर -2.7. 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया e की पावर m की पावर 0, e की पावर -m/0 फैक्टर. तो e की पावर -m इक्वल टू e की पावर -2.7. तो m की वैल्यू आ गई 2.7. बेटा यदि m 2.7 है तो व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? यदि m 2.7 है तो व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? 2. बिल्कुल सही है. सो मोड इज इक्वल टू मोड इक्वल टू 2. आया समझ में? ये इसका मोड 2 के इक्वल आ गया. मोड इक्वल टू 2. अच्छा मुझे एक बार बताइए, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी क्लोज टू, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसके करीब होती है? 1 के करीब होती है, 0 के करीब होती है? वेरी गुड, 0 के करीब होती है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू वेरी क्लोज टू 0. याद रखना है आपको. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी क्लोज टू 0. अच्छा ऐसे एक प्रॉब्लम और बताता हूँ. यदि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, यदि पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस is equal to 50, then find m या find m की वैल्यू क्या होगी? तो देखो सर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100. ये हो गया 2. तो मीन इक्वल टू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन. आप कैसे करेंगे? मीन होता है m और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट m. तो रूट m हो गया 2. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 4 हो गई. और मीन होता है m और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट m, तो m की वैल्यू 4 होगी. ये आया कि समझ में? यदि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50 है तो हमारा m का वैल्यू क्या होगा? तो m का वैल्यू हमारा 4 होगा यदि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50 है. आपको एक्सरसाइज जो इसकी बी एक्सरसाइज है उसके 12 तक क्वेश्चंस करने हैं आपको, 1 to 12. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. लेकिन एक चीज और बता रहा हूँ, फिर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करूँ. एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सर ये कितने मार्क्स में आता है? बेटा 3-4 क्वेश्चन आता है सब मिलाकर, जिसमें बाइनोमियल, पाइसन और नॉर्मल 4 क्वेश्चन मान लो आप. 4 तो आएंगे.
तो जनरली प्रॉपर्टी पे आएंगे, जनरली प्रॉपर्टी पे आएंगे। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, इसका जो रैंडम वेरिएबल पाइथन मॉडल है, ये कुछ सेटिस्फाई करता है कुछ कंडीशन को, ये याद रखना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। पहला फाइंडिंग सक्सेस इन ए वेरी, याद रखना पड़ेगा, फाइंडिंग सक्सेस इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज विद kp where k is constant. The probability of having more than one success in this time interval is very low. Is very low. ये सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। The probability of having success in this time interval is independent of t. Interval is independent of t. As well as a earlier success. अब ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये तीन पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। बस पाइथन मॉडल में ये है, और ये हमारा पाइथन मॉडल कंप्लीट हो गया है। अब हम चालू कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, normal distribution, it is a continuous probability distribution. It is a continuous probability distribution. And probability density function बोलते हैं। Probability function is known as probability density function. और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, x equal to 1 upon sigma root 2 pi e की पावर माइनस x माइनस x बार का होल स्क्वायर, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई, 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e की पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। बेटा ये सिग्मा क्या होता है, जल्दी बताएंगे सिग्मा क्या होता है? ये सिग्मा जो लिखा है मैंने, ये होता क्या है? वेरिएंस नहीं होता है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा। और म्यू क्या होता है? म्यू क्या होता है? मीन होता है। बिल्कुल सही। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू इज, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है और म्यू मीन। तो ये फॉर्मूला e की पावर x, और ये जो x की वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e की पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और ये जो आपका नॉर्मल कर्व है, ये नॉर्मल कर्व कुछ इस तरह का होगा। दिस इज द नॉर्मल कर्व, ये नॉर्मल कर्व है।
नॉर्मल कर्व, स्क्यूनेस जीरो, स्क्यूनेस जीरो मतलब बिल्कुल सिमेट्रिकल, स्क्यूनेस जीरो, ये आपका x इक्वल टू जीरो, इसका स्क्यूनेस जीरो होता है। अब देखो क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये याद रखना पड़ेगा z इक्वल टू प्लस वन और z इक्वल टू माइनस वन, z इक्वल टू प्लस वन टू z इक्वल टू माइनस वन, ये वाला एरिया। अभी बताओ कितना एरिया होता है, ये z इक्वल टू माइनस, अब z क्या होता है वो अभी समझा रहे, और z इक्वल टू प्लस टू, ये वाला एरिया पूरा, और z इक्वल टू माइनस थ्री से z इक्वल टू प्लस थ्री, ये वाला एरिया। अभी इसकी टेबल बना के दिखा देता हूँ कितना कितना परसेंट एरिया होता है, और ये एरिया पूछा जाएगा आपसे कि -2 से लेकर +2 के बीच में एरिया कितना होगा, +2 से -3 से +3 के बीच में कितना एरिया होगा, और -1 से लेकर +1 के बीच में कितना एरिया होगा। और z होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, z का वैल्यू होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब मैं वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ मैं आपको कि कितने कितना परसेंट एरिया होता है, ये एरिया आपको लिखना है। सर ये पाई क्यों लिखा था, कहाँ पर पाई, अब बेटा फॉर्मूला होता है ये, तो आपको उसने निकाल के दिया हुआ है, पाई क्यों लिखा था, होता है यही फॉर्मूला है, ये तो आप प्रूव करके थोड़ी बताना आपको कि ये कैसा है, ठीक है। यहाँ पर हम अभी ये नहीं बोल सकते कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, ये तो सब निकाले गए हैं बेटा। तो ये इसका एप्लीकेशंस पढ़ना है कि भाई इसकी वैल्यू ऐसे होती है, इतनी वैल्यू होती है, एप्लीकेशंस पढ़ना है। अब देखो मैं एक टेबल बना देता हूँ, उसमें आपको एरिया ये लिख लेंगे, एरिया अंडर द रीजन z इक्वल टू -1 टू +1 या म्यू प्लस माइनस सिग्मा, ये रेंज होता है म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरिया 68.27%, -1 से लेकर +1 के बीच का एरिया होता है म्यू प्लस माइनस सिग्मा, मतलब म्यू माइनस सिग्मा से लेकर म्यू प्लस सिग्मा तक के बीच का एरिया, ये एरिया होता है आपका 68.27%, 68.27%। फिर हमारा है z इक्वल टू -2 से लेकर +2, भाई ऐसा भी लिख सकता हूँ म्यू -2 सिग्मा से लेकर म्यू +2 सिग्मा, 95.45%, this area is 95.45%। और तीसरा एरिया है हमारा z इक्वल टू -3 टू +3, म्यू -3 सिग्मा टू म्यू +3 सिग्मा, this is 99.73%, 99.73%। ये टोटल 3 एरिया है, इन तीनों एरिया में से कोई सा भी एरिया आपसे पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल वो पूछेगा म्यू प्लस माइनस सिग्मा के बीच में कितना एरिया होता है, तो आपको याद रखना 68.27%, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा के बीच में कितना एरिया होता है तो 95.45%, और प्लस माइनस 3 के बीच में कितना एरिया होता है तो 99.73%। दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। आया ये समझ में? समझ में क्या आया, ये तो याद रखना, समझने की बात ही नहीं है अभी, ये हमें याद रखना। तो ये इतना एरिया आपका इसका होता है, और एरिया आपका ये नॉर्मल कर्व है।
ठीक है, चलिए अब इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको 1 to 12 करने हैं एक्सेट बी के, सेट बी के 1 to 12 करने हैं। और हमारे नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्मल कर्व 2 क्लास और बाकी है जिसमें आपका ये नॉर्मल कर्व कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम चैप्टर नंबर 2 और 3 पे आ जाएंगे। अब देखो मैं कैसे करवाऊंगा ये सुन लो। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 और 3 होगा इस क्लास में, फिर उसके बाद होगा चैप्टर नंबर 2 3 के बाद लास्ट वाला चैप्टर स्टेट का, और फिर सबसे लास्ट में है ना आपका डिफरेंस एंड इंटीग्रेशन। ये 4 चैप्टर बाकी है भैया, 2nd 3rd स्टेट का लास्ट चैप्टर, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में डिफरेंस एंड इंटीग्रेशन। उधर 10 बजे वाली क्लास में जैसे ही हमारा रिग्रेशन कंप्लीट, अब मंडे को टेस्ट है, मंडे को चैप्टर नंबर 1 and 2 LR चालू हो जाएगी आपकी कोरिलेशन रिग्रेशन के बाद 10 बजे वाली टाइम। ये आपके 4 चैप्टर ये तो आराम से कंप्लीट होंगे इस मंथ में, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं 10 बजे कोरिलेशन। कल 10 बजे कोरिलेशन की क्लास है भाई, 10 बजे कोरिलेशन की क्लास है।